Hello guys, I am Ricky and you're most welcome to our YouTube channel निर्मला निर्वाण क्लासेस। फिजिक्स देख रहे हैं और फिजिक्स में जो टॉपिक आज चलेगा वो है परंपरागत ग्रहों का परिचय। इसमें जो आज हम लोग देखने वाले हैं वो पृथ्वी को देखेंगे। हमने इसके पहले वीडियो में बताया था परंपरागत ग्रहों में 6 ग्रह आता है, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति और शनि। एक एक करके हम 6 पर 6 मतलब जितने भी ग्रह हैं सबको हम पढ़ेंगे एक ओर से। तो हमने बुध को देख लिया, शुक्र को देख लिया, आज पृथ्वी की बारी है ना। जिस धरती पर हम लोग रहते हैं आज उसी ग्रह की बारी है। आप जानते हैं कि जिस पर हम रहते हैं, जिससे हम जुड़े होते हैं, उसके बारे में इंफॉर्मेशन हमको ज़्यादा होती है, उसका ज्ञान हमको ज़्यादा है, क्योंकि उसी धरातल पर जो है हमारा जीवन निर्वाह हो रहा है, तो उसका ज्ञान हमको ज़्यादा है। बाकी शुक्र का, बुध का हो सकता है, बृहस्पति का, शनि का कम नॉलेज हो, लेकिन पृथ्वी का ज़्यादा होगा, क्योंकि हम लोग यहाँ पर जीवन यापन कर रहे हैं, इसका पूरा ज्ञान हमको है। तो इसलिए पृथ्वी से जुड़ी हुई जो है इतना ही पॉइंट नहीं है, इससे ज़्यादा है। इससे ज़्यादा है का क्या मतलब, बुध शुक्र में आप एक वीडियो में पूरा बुध देख लिए, एक वीडियो में पूरा वेनस देख लिया हमने, लेकिन यहाँ पर क्या है, अर्थ में इतना ही नहीं है, इससे भी कुछ ज़्यादा है। जितना पॉइंट आप बोर्ड पर देख रहे हैं इससे ज़्यादा इतना ही पॉइंट अभी और भी है, जो मैं अगली वीडियो में लाऊंगा। इसलिए मैं उसको पहले बता देता हूँ कि आज आपको पृथ्वी का कुछ आधा यहाँ तक देखिएगा, फिर जो आधा बचा होगा उसको हम अगली वीडियो में लेकर के आएंगे। तो चलिए जो आज है इसको पहले देख लेते हैं और आगे आज की वीडियो का आगाज करते हैं। सबसे पहले जो अर्थ है, जो हमारा ग्रह है पृथ्वी है ना, इसका अवस्थिति है ना, इसका पोजीशन जो है ये कहाँ है। तो पृथ्वी शुक्र और मंगल के मध्य स्थित है। शुक्र और मंगल के मध्य स्थित है कौन? पृथ्वी। आप ऐसे भी जब सूर्य के ग्रह के सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम देखते हैं तो पहले बुध आता है, उसके बाद शुक्र आता है, फिर पृथ्वी आती है और उसके बाद मंगल आता है। तो शुक्र और मंगल के बीच में कौन आता है? पृथ्वी आता है। तो इसकी अवस्थिति जो पृथ्वी की है वह शुक्र और मंगल ग्रह के मध्य है। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, तो ये उसके बीच में आता है। ठीक है, अगला देखते हैं। सूर्य से दूरी जो है ना, सूर्य से पृथ्वी की जो दूरी है यह सूर्य से दूरी के अनुसार तीसरा ग्रह है। सूर्य से दूरी के अनुसार तीसरा ग्रह है बुध, शुक्र, पृथ्वी, तो ये तीसरा ग्रह है। पृथ्वी का सूर्य से औसत दूरी 14,95,98,500 किलोमीटर। ये जो है पृथ्वी की सूर्य से जो एवरेज डिस्टेंस ली गई है वह है। ऐसे तो 14 करोड़ या 14.96 करोड़ किलोमीटर, अप्रॉक्स 15 किलोमीटर, और अगर एग्जैक्ट ली जाए तो 14.96 करोड़ किलोमीटर ली जाती है। लेकिन यहाँ एग्जैक्ट दिया गया है 14,95,98,500। तो ये जो 98,500 है, जैसे ही आप इसको अप्रॉक्स में 99,000 लीजिएगा तो ये क्या होगा, 1 लाख होगा, और ये क्या होता है, 96 लाख हो जाता है। तो 14.96 करोड़ जो है, 14.96 करोड़ किलोमीटर, यह भी ठीक है, लेकिन 14,95,98,500 किलोमीटर तो पूरा ठीक है, क्योंकि ये एग्जैक्ट आंसर है। ठीक है, और इतना ही 14,95,98,500 किलोमीटर को एक खगोलीय इकाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक खगोलीय इकाई बोलते हैं, मतलब एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। क्या बोलते हैं? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, मतलब एयू। एक खगोलीय इकाई में जो दूरी होती है वह 14,95,98,500 किलोमीटर होती है। यह वही दूरी है ना, जिससे कि सूर्य की प्रकाश को पृथ्वी तक आने में जो दूरी तय करनी पड़ती है वही दूरी है, और उसी दूरी को एक खगोलीय इकाई बोलते हैं, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बोलते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में है ना, एक खगोलीय इकाई में कितना किलोमीटर होता है, तो एक खगोलीय इकाई में 14,95,98,500 किलोमीटर होता है। तो यह जो सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में जितना समय लगता है उसके अनुसार जो डिस्टेंस कैलकुलेट की गई है वही दूरी है, और उसी को हम एक खगोलीय इकाई बोलते हैं। तो पृथ्वी से सूर्य की जो दूरी है वो क्या है? एक खगोलीय इकाई दूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सूर्य से इसकी निकटतम दूरी जो पेरिहेलियन है, सूर्य से इसकी निकटतम दूरी जिसको पेरिहेलियन बोलते हैं, ये कितना है? 14.73 करोड़ किलोमीटर। तथा जो अधिकतम दूरी है ना, एफेलियन है ना, एफेलियन जो है ये कितना है? 15.2 करोड़ किलोमीटर है। तो दोनों को याद रखिएगा, पेरिहेलियन का और जो आपका एपिहेलियन है, दोनों को। तो मतलब कि निकटतम दूरी जो सूर्य से होगी पृथ्वी की वह कितनी है? तो 14.73 करोड़ किलोमीटर, और जो अधिकतम दूरी होगी सूर्य का पृथ्वी से वो कितना है?
2 करोड़ किलोमीटर। अब यहां से दो बात होती है कि एक न्यूनतम दूरी और एक अधिकतम दूरी क्या होती है। तो सूर्य से निकटतम दूरी का मतलब है कि जैसे मान लीजिए अगर एक ही बिंदु से, जैसे मान लीजिए एक बिंदु यहां है और यहां है, तो अगर आप ऐसे भी जा सकते हैं, थोड़ा ऐसे भी ले सकते हैं। मतलब मेरा कहने का मतलब क्या है, दो दूरी यहां दिखाने का मतलब ही है कि कहीं ना कहीं दो अलग अलग रास्ता है। क्योंकि अगर यदि एक बात सोचिएगा, सूर्य से इसकी निकटतम दूरी अगर एक ही वे है या एक ही तरीका है नापने का, तो फिर दो दूरी क्यों दिखाई जा रही है? क्या कि सूर्य से इसकी निकटतम दूरी 14.73 किलोमीटर और अधिकतम दूरी 15.2 करोड़ किलोमीटर। तो इसको सिर्फ आप याद रख लीजिए, सूर्य की पृथ्वी से निकटतम दूरी कितनी है? 14.73 करोड़ किलोमीटर, और सूर्य से पृथ्वी की अधिकतम दूरी कितनी है? 15.2 करोड़ किलोमीटर। दोनों ही करोड़ किलोमीटर में है, ये भी और ये भी, दोनों ही न्यूनतम दूरी हो या अधिकतम दूरी हो, दोनों करोड़ किलोमीटर में ही है। बस कुछ करोड़ किलोमीटर का अंतर है जो आप दशमलव में देख सकते हैं, यहाँ 14.73 या फिर यहाँ 15.2 है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश पहुंचने में 8 मिनट 19 सेकंड लगता है। हमने बचपन में इसको 8 मिनट 20 सेकंड पढ़ा था। कहीं कहीं पर 8 मिनट 20 सेकंड भी होता है, कहीं कहीं पर 8 मिनट 19 सेकंड भी होता है, लेकिन 8 मिनट 19 सेकंड एग्जैक्ट है, ये याद रख लीजिएगा। सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश पहुंचने में 8 मिनट 19 सेकंड लगता है। जब इसको निकालिएगा तो ये कितना होता है? 499 सेकंड, है ना। 499 सेकंड का समय लगता है। सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश पहुंचने में 499 सेकंड का समय लगता है। अब देखिए यहां से दूरी भी कैलकुलेट हो जाती है। प्रकाश की चाल आप जानते हैं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड प्रकाश की चाल होती है। उस चाल से इस समय को 499 सेकंड को जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो यही दूरी आ जाता है 14.96 करोड़ किलोमीटर या 14,95,98,500 किलोमीटर, ये निकल जाता है। तो यहां से मतलब सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में जितना समय लगता है, उस समय से, है ना, प्रकाश की चाल को जब ये कीजिएगा तो वह जो है आपका एग्जैक्ट डिस्टेंस जो सूर्य का और पृथ्वी का है वो निकल जाता है। अगर आपको ट्राई करना है, ट्राई करके देख लीजिएगा, वो एग्जैक्ट आ जाता है। हम लोगों ने किया है इसको। आकार देखिए क्या है। आकार के अनुसार यह 5वां सबसे बड़ा तथा चौथा सबसे छोटा ग्रह है। ये किसके बारे में कह रहा है? पृथ्वी के बारे में, है ना। तो आकार के अनुसार पृथ्वी जो है 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। आकार के अनुसार पृथ्वी 5वें नंबर पर, सबसे बड़ा ग्रह की बात अगर की जाए 8 ग्रह में, तो पृथ्वी 5वें नंबर पर सबसे बड़ा ग्रह है तथा चौथा सबसे छोटा ग्रह है। और छोटे ग्रह में लीजिएगा तो इसका स्थान क्या है? चौथा जो है यह सबसे छोटा ग्रह है पृथ्वी। लेकिन यह तब है जब प्लूटो की ग्रह के रूप में मान्यता समाप्त होने के बाद, जब प्लूटो के ग्रह की मान्यता समाप्त हो गई, तब जो है ये बात, तभी ये चीज लागू होती है। और चूंकि उसको ग्रह की श्रेणी से हटा ही दिया गया है तो उसको मानना गया वो जो है 5वां स्थान पृथ्वी का सबसे बड़ा में है और चौथा सबसे छोटा ग्रह में है। सबसे छोटा ऐसा चौथा नंबर है पृथ्वी का सबसे छोटा ग्रह में, और पृथ्वी का जो है आकार के अनुसार 5वां सबसे बड़ा ग्रह पृथ्वी है। किन किन ग्रहों में? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, इन तीनों में जो है पृथ्वी, इन 8 में पृथ्वी 5वां सबसे बड़ा ग्रह है और चौथा सबसे छोटा ग्रह है। चलिए, इसका औसत व्यास लगभग 12,740 किलोमीटर है। पृथ्वी का औसत व्यास कितना है? 12,740 किलोमीटर है। और इसका विषुवत रेखीय व्यास कितना है? 12,756 किलोमीटर तथा ध्रुवीय व्यास 12,714 किलोमीटर है। देखिए यहां पर क्या है, इसका औसत व्यास का मतलब क्या हुआ? जैसे पृथ्वी एक गोला की तरह है, तो इसका औसत व्यास जो एवरेज डायमीटर हो गया, यह कितना हो गया आपका? 12,000, है ना, 740 किलोमीटर, ठीक है। फिर है इसका विषुवत रेखीय व्यास 12,756। विषुवत रेखीय व्यास का मतलब क्या हो गया? यह तो आप यहाँ तो आप एक औसत व्यास जो आप सिर्फ एक गोला की तरह लिए, लेकिन विषुवत रेखीय व्यास 12,756 जो ज्यादा है। विषुवत रेखीय मतलब इस तरफ से, ये तो आपका हो गया औसत जो आपका डायमीटर हो गया, वह हो गया विषुवत रेखा। और ध्रुवीय व्यास तो आपका जो नॉर्थ पोल है, और मान लीजिए यहाँ पर आपका पृथ्वी की नॉर्थ पोल है, यहाँ साउथ पोल है, तो यह जो ध्रुवीय व्यास हो गया नॉर्थ से साउथ मिलाने वाली, ये कितना हो गया? 1214। और विषुवत रेखीय व्यास और ध्रुवीय व्यास और औसत व्यास, तीनों में सबसे ज्यादा क्या है? तो विषुवत रेखीय व्यास है। सबसे बड़ा कौन सा है? विषुवत रेखीय व्यास है। पृथ्वी का विषुवत रेखीय व्यास, किसी का भी विषुवत रेखीय व्यास ज्यादा होगा, ध्रुवीय व्यास कम है, और जो नॉर्मल व्यास है वह तो आप एक औसत व्यास जो लेते हैं वो 12,740 किलोमीटर है। तो यह तीनों ही प्रश्न को याद रखिएगा। पृथ्वी का औसत व्यास अर्थात एवरेज डायमीटर जो है
वह कितना है 12,740 किलोमीटर। और पृथ्वी का विषुवत-रेखीय व्यास कितना है 12,756 किलोमीटर। और ध्रुवीय व्यास कितना है तो 12,714 किलोमीटर। कभी कभी पूछता है पृथ्वी का विषुवत-रेखीय व्यास और पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास में कितना अंतर है, तो इसको माइनस कर दीजिएगा, वो आपका निकल जाएगा। ठीक है ना। देखिए 6 में 4 माइनस कीजिएगा, कितना होगा 2, और 5 में 1 कितना होगा 42 किलोमीटर का लगभग अंतर है ना, पृथ्वी का विषुवतीय रेखीय व्यास और पृथ्वी के ध्रुवीय व्यास में। ठीक है, चलिए तो विषुवत रेखीय व्यास, ध्रुवीय व्यास और औसत व्यास तीनों हो गया। आगे बढ़ते हैं। इसकी जो आकृति है पृथ्वी की, वह सामान्यतया पृथ्वी की आकृति गोलाकार है। सामान्यतः पृथ्वी की आकृति क्या है, गोलाकार है, किंतु यह ध्रुव पर कुछ चिपटा है। ध्रुव पर क्या, ये जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल है ना, यह जो आपका ध्रुव है यहाँ पर क्या हल्का चिपटा टाइप का है। हल्का जो ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल है, ये हल्का क्या है, चिपटा है, ध्रुव पर हल्का चिपटा हुआ है। तथा विषुवत रेखा पर कुछ फूला हुआ है। विषुवत रेखा कौन सा हुआ, ये वाला पोर्शन जो हल्का निकला हुआ देख रहे हैं, ये विषुवत रेखा वाला, ये हल्का क्या है, फूला हुआ है। तो जो ध्रुव है, ध्रुव पर पृथ्वी चिपटी है, और विषुवत रेखा पर क्या है, विषुवत रेखा पर हल्का फूला हुआ है। विषुवत रेखा पर हल्का सा फूला हुआ है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी की इस लगभग गोलाकार आकृति को है ना लध्वक्ष गोलाभ क्या बोला जाता है, लध्वक्ष गोलाभ, जिसको इंग्लिश में ऑबलेट स्फेरॉइड, ऑबलेट स्फेरॉइड कहते हैं, या इसी को इलिप्सॉइड जियोराइड है ना, इलिप्सॉइड जियोइड भी कहा जाता है। तो यह इंग्लिश में आपका नाम है, और हिंदी में अगर कहिएगा तो यह क्या होगा, लध्वक्ष गोलाभ होगा। सुनने में बहुत भारी भरकम शब्द लगता है ना। पृथ्वी की इस लगभग गोलाकार आकृति को लध्वक्ष गोला या ऑबलेट स्फेरॉइड कहते हैं, या फिर इसी को क्या बोलते हैं, इलिप्सॉइड जियोइड कहा जाता है। तो यह पृथ्वी के लगभग गोलाकार आकृति को यह नाम दिया गया। अगर आपसे ऑब्जेक्टिव में आता है कि पृथ्वी के लगभग गोलाकार आकृति को क्या कहते हैं, तो पृथ्वी के लगभग गोलाकार आकृति को लध्वक्ष गोलाभ या ऑबलेट स्फेरॉइड कहते हैं, या इलिप्सॉइड जियोइड कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है परिक्रमण, है ना, रिवॉल्यूशन। पृथ्वी का जो परिक्रमण काल होता है, या पृथ्वी का जो रिवॉल्यूशन है, परिक्रमण काल है, उसको देखते हैं। यहां से सारा पॉइंट जो है परिक्रमण से रिलेटेड पॉइंट है, इसलिए इसको इधर हमने एक तरफ कर दिया है। यह सूर्य की परिक्रमा है ना, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 1,07,160 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 45.5 सेकेंड में जो है यह पूरा करता है। देख लीजिए, सूर्य की परिक्रमा पृथ्वी, सूर्य की परिक्रमा पृथ्वी कितना समय में करती है, तो 1,00,000 है ना, 7,160, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 1,07,160। देखिए 1,07,160 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से। अब इस स्पीड को सोचते हैं तो दिमाग काम करना बंद कर देता है। अब ये पृथ्वी की जो स्पीड दिखाई गई है 1,07,160 किलोमीटर। आप ये प्रति घंटा, 1 घंटे में इतना किलोमीटर का स्पीड, आप सोच सकते हैं कि पृथ्वी इतनी भारी भरकम ग्रह है और ये इस रफ्तार से घूमती है, दिमाग सुन्न हो जाता है। यह सूर्य की परिक्रमा 1,07,160 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से कितने दिन में, 365 दिन में, 5 घंटे में, 48 मिनट और 45.51 सेकेंड में, या फिर इसी को कह सकते हैं 365.25636 दिन, या 365.1/4 दिन में पूरी करती है। शॉर्ट में कहेंगे तो ये क्या हो गया, 365 दिन। कहीं कहीं पर 365 दिन 6 घंटे भी ले आता है, लेकिन यहां पर आपको एक्यूरेट दिया गया है कि यह जो सूर्य की परिक्रमा करता है 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 45.51 सेकेंड में पूरा करती है। या फिर इसी को अगर दिन में बोलना है 365.25636 दिन बोल सकते हैं, या फिर 365 दिन बोल सकते हैं, जो बोलचाल में इस्तेमाल होता है। हम लोग बचपन से जो पढ़े हैं वो कितना 365 दिन में पूरा करती है, मतलब 365 दिन पूरा होता है और 6 घंटा 1/4 जो है और टाइम, एक दिन का 1/4 आवर जो है वो लेती है, तो 365 दिन में पूरा करती है। ये पृथ्वी का है ना, यह जो है सूर्य की परिक्रमा कितने समय में करता है ये हमने देखा, और इसकी स्पीड क्या है, गति क्या है घूमने की, 1,07,160 किलोमीटर प्रति घंटा, 1,07,160 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से ये घूमती है। अब अगला पॉइंट लेते हैं। पृथ्वी अपने कक्ष पर सूर्य के परितः एक दीर्घवृत्तीय या अंडाकार मार्ग पर चक्कर लगाती है। ये बात तो आप जानते ही हैं, जितने भी ग्रह हैं यहाँ बीच में आपका अगर सूर्य है
तो इसके चारों ओर बाकी ग्रह जो है अंडाकार मार्ग में घूमते रहते हैं। ये बात तो हम जान ही रहे हैं। तो क्या बोला, पृथ्वी अपने कक्ष पर सूर्य के परितः, परितः मतलब चारों ओर, है ना, उभयतः सर्वतः परितः योगे द्वितीया, छोड़िए वो संस्कृत की बात हो जाती है। पृथ्वी, है ना, यहां पर पृथ्वी अपने कक्ष पर सूर्य के परितः मतलब चारों ओर एक दीर्घवृत्तीय या अंडाकार मार्ग पर चक्कर लगाती है। चलिए ठीक है, पृथ्वी अपने कक्ष पर 66.5 डिग्री झुकी हुई है। पृथ्वी अपने कक्ष पर कितनी झुकी हुई है? 66.5 डिग्री झुकी हुई है। और पृथ्वी अपने अक्ष पर कितनी झुकी हुई है? 23.5 डिग्री झुकी हुई है। चलिए, तो यह भी पृथ्वी अपने कक्ष पर 66.5 डिग्री झुकी हुई है। परिक्रमण के कारण पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपसे कई जगह आप पढ़े होंगे कि पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन का कारण क्या है। तो पृथ्वी का परिक्रमण करना जो है, पृथ्वी का, है ना, पृथ्वी के परिक्रमण के कारण ऋतु परिवर्तन होते हैं। अगर परिक्रमण नहीं होगा तो ऋतु परिवर्तन नहीं होगा। और ऋतु परिवर्तन का कारण पृथ्वी का परिक्रमण है और दिन और रात का बदलना, ये किसका है? तो ये पृथ्वी के परिभ्रमण के काल के कारण होता है। तो परिक्रमण और परिभ्रमण दोनों को याद रखिएगा। ऋतु परिवर्तन परिक्रमण के कारण और दिन रात का परिवर्तन परिभ्रमण के कारण। ठीक है, तो परिक्रमण के कारण पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन होता है। यदि पृथ्वी अपने कक्ष पर परिक्रमण बंद कर दे तो पृथ्वी के आधा भाग पर सदैव, मतलब सब दिन जो है, एक ऋतु तथा शेष आधा भाग पर सदैव दूसरा ऋतु रहेगा। कहा जा रहा है कि अगर पृथ्वी अपने कक्ष पर परिक्रमण करना ही बंद कर दे, पृथ्वी अपने कक्ष पर परिक्रमण करे ही नहीं, तो क्या होगा? यदि पृथ्वी अपने कक्ष पर परिक्रमण बंद कर दे तो पृथ्वी के आधा भाग पर सदैव एक ऋतु रहेगा तथा शेष आधा भाग पर सदैव दूसरा ऋतु रहेगा। अगर परिक्रमण बंद कर दिया पृथ्वी, तो जहां पर जो ऋतु है, पृथ्वी के आधे भाग में अगर जो ऋतु है वही ऋतु रह जाएगा और पृथ्वी के बाकी आधे भाग पर जो ऋतु है वही ऋतु रह जाएगा। मतलब ऋतु का परिवर्तन बिल्कुल नहीं होगा। तो पृथ्वी पर ऋतु का परिवर्तन क्यों होता है? क्योंकि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है और परिक्रमण के कारण, पृथ्वी के परिक्रमण के कारण ऋतु परिवर्तन होते हैं। चलिए, हमने परंपरागत ग्रहों में पृथ्वी को पूरा देख लिया। एक बार 2 मिनट में इसको रिवाइज कर देते हैं आपका, है ना। पहला जो है, पृथ्वी की अवस्थिति क्या है? पृथ्वी शुक्र और मंगल के मध्य स्थित है। सूर्य से दूरी, यह सूर्य से दूरी के अनुसार तीसरा ग्रह है। पृथ्वी की सूर्य से औसत दूरी 14,95,98,500 किलोमीटर है, जो कि एक खगोलीय इकाई है, एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है, जिसको AU भी कहते हैं। सूर्य से इसकी निकटतम दूरी 14.73 करोड़ किलोमीटर तथा अधिकतम दूरी 15.2 करोड़ किलोमीटर। सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश पहुंचने में 8 मिनट 19 सेकंड लगता है, जिसको 499 सेकंड भी कहते हैं। आकार के अनुसार यह 5वां सबसे बड़ा और चौथा सबसे छोटा ग्रह है। 5वां सबसे बड़ा ग्रह और चौथा सबसे छोटा ग्रह है। प्लूटो की ग्रह के रूप में मान्यता समाप्त होने के बाद ये रिकॉर्ड है। इसका औसत व्यास लगभग 12,740 किलोमीटर है। इसका विषुवत रेखीय व्यास 12,756 किलोमीटर है और इसका ध्रुवीय व्यास 12,714 किलोमीटर है ना, 12,714 किलोमीटर। ये हो गया आपका इसका ध्रुवीय व्यास। आकृति जो है, सामान्यतः पृथ्वी की आकृति गोलाकार है, किंतु यह ध्रुव पर कुछ चिपटा तथा विषुवत रेखा पर कुछ फूला हुआ है। विषुवत रेखा पर फूला हुआ है और ध्रुव पर चपटा है। पृथ्वी की इस लगभग गोलाकार आकृति को लध्वक्ष गोलाभ, है ना, क्या कहा जाता है? लध्वक्ष गोलाभ या ऑबलेट, स्फेरॉइड या इलिप्सॉइड, जियोइड कहा जाता है। अब है परिक्रमण, रिवॉल्यूशन। तो यह सूर्य की परिक्रमा 1,07,160 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से करती है, जिसमें इसको 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट या 45.51 सेकेंड लगता है, या फिर 365 दिन में पूरे कर देती है। पृथ्वी अपने कक्ष पर सूर्य के परितः एक दीर्घवृत्तीय या अंडाकार मार्ग पर चक्कर लगाती है। पृथ्वी अपने कक्ष पर 66.5 डिग्री झुकी हुई है और अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। परिक्रमण के कारण पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन होता है। यदि पृथ्वी अपने कक्ष पर परिक्रमण बंद कर दे तो पृथ्वी के आधा भाग पर सदैव एक ऋतु रहेगा तथा शेष आधा भाग पर सदैव दूसरा ऋतु रहेगा। तो मित्र, आज हमने पृथ्वी का आधा क्वेश्चन देख लिया। अगली वीडियो में जो इसका शेष पार्ट बचा हुआ है, मैं पार्ट 2 के नाम से, आप मेरा थंबनेल में देख लीजिएगा, ये पार्ट 1 होगा, इसके बाद पार्ट 2 होगा और दोनों जो है वो पृथ्वी पर ही रिलेटेड होंगे। इसका जो बचा हुआ पार्ट है उसको मैं उसमें ला दूंगा। तो धन्यवाद, यही वीडियो को एंड करते हैं। स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।